जब से मुझे अश्कों को पीना आ गया, बस तभी से मुझको जीना आ गया। प्यार का आँच भी ऐसा आँच है, अच्छों अच्छों को पसीना आ गया। अशोक गहलोत जा रहे हैं स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर, सचिन पायलट के बुलावे पर। इस सियासत पर पूरी बातचीत करेंगे। बातचीत यह भी करेंगे कि बेवजह डॉक्टर क्योड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल क्यों वाक युद्ध में फंसे हुए हैं। बात यह भी करेंगे कि भजनलाल शर्मा क्यों किस्मत के जबरदस्त धनी हैं। और बात यह भी करेंगे कि क्या यूआर साहू आरपीएससी के वैभव को लौटा पाएंगे। मगर शुरुआत कर लेते हैं एक चटपटी सी खबर से, जो कहने को तो जुगाड़ है, देखने को जुगाड़ है, मगर खास करके पूर्वी राजस्थान का यह पुष्पक विमान है। पुलिस ने यह आदेश जारी किया है कि पुलिस के आगे अब जुगाड़ नहीं चलेगा। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत इस्तेमाल पर जब्त और बंद किया जा सकता है। डॉक्टर क्योड़ीलाल मीणा की परीक्षा की घड़ी खत्म हो ही नहीं रही है। जब वसुंधरा सरकार ने, मुझे याद है, इस जुगाड़ पर रोक लगाई थी, तो डॉक्टर क्योड़ीलाल मीणा ने आंदोलन किया था। क्या फिर से बाबा आंदोलन करेंगे? ये उनकी दुविधा पता नहीं कब जाकर खत्म होगी और सरकार उनके सामने कब दुविधा वाली स्थिति रखना खत्म करेगी। पर जो भी हो, यह उस इलाके की लाइफलाइन है, इसे काटना इतना आसान नहीं है। हाँ, संयम से चलाए जाने पर, कुछ रोक थाम के साथ, कानून व्यवस्था के साथ इसे जारी रखा जाना चाहिए। दूसरी तरफ आरपीएससी को लंबे अरसे बाद चेयरमैन मिल गया यूआर साहू के रूप में। उत्कल रंजन साहू डीजीपी से सीधे आरपीएससी के चेयरमैन बने हैं और राजस्थान तक लंबे समय से कहता आ रहा है कि यूआर साहू का नाम आरपीएससी चेयरमैन के पद पर चल रहा है। मगर कब ये तय होना था कि डीजीपी किसको बनाया जाना है। यूआर साहू के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छे अधिकारी हैं, ईमानदार अधिकारी हैं, मगर ईमानदारी से ज्यादा आरपीएससी को काबिलियत की जरूरत है। क्या उतने काबिल भी साबित हो पाएंगे? डीजीपी के पद पर उन्होंने शानदार काम किया है। बहुत कम नेताओं के दबाव में झुके हैं। इनका चरित्र साफ सुथरा रहा है। इन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं रहा है। ये सारी अच्छी चीजें हैं, मगर वहां पर इतनी बुरी चीजें हुई है कि सबको ठीक कर पाना इनके लिए बड़ी चुनौती है। मैं अशोक गहलोत का ट्वीट देख रहा था। वो पूछ रहे थे कल ही शायद कि आरपीएससी का चेयरमैन क्यों नहीं बनाया जा रहा है, और भजनलाल शर्मा ने बना दिया। लोग कह रहे हैं कि अशोक गहलोत के कहने पर बने हैं, मगर अशोक गहलोत को ये ट्वीट करना चाहिए कि बाबूलाल कटारा को उन्होंने सदस्य क्यों बनाया था, जो सभी परीक्षाओं का पेपर बेच रहा था। ये खुलासा अशोक गहलोत कब करेंगे कि बाबूलाल कटारा को कौन लेकर इनके पास आया था? क्या कोई बड़ा सौदा हुआ था आरपीएससी का सदस्य बनाने में? क्या एसओजी नार्को टेस्ट करके पता लगाएगी कि बाबूलाल कटारा कैसे पहुंचा था आरपीएससी तक? मगर हर कोई सुविधा की राजनीति करता है। उम्मीद करते हैं कि यूआर साहू उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। सबसे ज्यादा परेशान राजस्थान के युवा हैं। उधर डीजीपी कौन बनेगा? डीजीपी बनने के लिए लॉबिंग शुरू हो गई है। हालांकि रवि प्रकाश मेहराड़ कार्यवाहक डीजीपी बना दिए गए हैं, जो इसी महीने रिटायर हो रहे हैं। मगर क्या संजय अग्रवाल बनेंगे? क्या राजीव शर्मा बनेंगे? क्या आनंद श्रीवास्तव बनेंगे? इन तीनों को लेकर कहा जा रहा है कि जबरदस्त लॉबिंग दिल्ली में चल रही है। राजीव शर्मा ओबीसी से हैं,
इसलिए उनका नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। आनंद श्रीवास्तव बेहद करीबी हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, और संजय अग्रवाल के बारे में कहा जा रहा है कि उनके लिए भी बड़े स्तर पर लोग प्रयास कर रहे हैं। सबसे लंबा उन्हीं को रहना है अगर बन गए तो, मगर कई तरह की राजनीति डीजीपी बनने और बनाए जाने को लेकर जारी है। इस बीच रवि प्रकाश मेहराड़ भी शानदार अधिकारी रहे हैं। मटका कांड के बाद उनमें मेरा भरोसा और बढ़ गया था। सरकार के खिलाफ राजस्थान तक पर उन्होंने सच कहा था, पर ये अधिकारी ऐसे हैं कि खुद तो ईमानदार हैं मगर बेईमानों की जांच से डरते हैं। ये एक समस्या है इस सरकार के तमाम ईमानदार अधिकारी जो लगे हैं उन सब के, चाहे जेडीसी आनंदी हो या वहां पर जो सेक्रेटरी निशान जैन हो, ये सारे खुद पैसे ना लें मगर जो बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच नहीं कराना चाहते ये, और ये भजनलाल शर्मा की भी समस्या है। पर हमारी नजर रहेगी कल पर। कल 25वीं पुण्यतिथि है स्वर्गीय राजेश पायलट जी की। राजेश पायलट जी की छवि लोगों के दिलों में हंसता मुस्कुराता हुआ एक पूर्व सैनिक और किसान नेता की है। उनका इमोशनल कोसेंट बेहद जबरदस्त था। लगाव लोगों के प्रति अद्भुत थी, और इसी वजह से सचिन पायलट को इस इलाके में राजनीति विरासत में मिली। मगर सचिन पायलट के पास भगवान का दिया हुआ वो करिश्मा है जिसकी वजह से लोग उन्हें बेहद पसंद करते हैं। स्वर्गीय राजेश पायलट जी की 25वीं पुण्यतिथि 11 जून 2025 11 से 12 बजे तक प्रेरणा दिवस सर्वधर्म धर्म प्रार्थना सभा, वहां पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है इनके जीवन पर। मगर राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा चर्चा इस प्रार्थना सभा को लेकर हो रही है, क्योंकि अशोक गहलोत ने कह दिया है कि मैं जा रहा हूं। अब अशोक गहलोत जा रहे हैं तो सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि अशोक गहलोत जाएंगे तो वहां क्या कहेंगे, किस तरह से सचिन पायलट अशोक गहलोत एक साथ होंगे, वहां पर क्या बातें होंगी, कैसे मुलाकातें होंगी, क्योंकि बंद कमरे में मिल चुके ये, बर्फ पिघली है। अब अशोक गहलोत का ये खेमा सोच रहा है कि यहां से अशोक गहलोत को पाना ही पाना है, क्योंकि सोनिया गांधी के यहां से विश्वास खोने के बाद कांग्रेस में कहीं भी ठौर अशोक गहलोत को फिलहाल मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पर इसी बहाने वो कांग्रेस की मुख्य धारा की राजनीति में लौट आ रहे हैं। सचिन पायलट फिर से उनके लिए लकी साबित हो सकते हैं। सचिन पायलट के लिए वो हुए या नहीं हुए और क्या हुए पता नहीं, मगर सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति के पारस पत्थर हैं। ये मैं बहुत पहले से आपसे कहता हूं कि पता नहीं दिल कैसा समंदर है कि कभी दूसरों के द्वारा कहे गए कड़वे शब्दों का भी वो बुरा नहीं मानते हैं। अब अशोक गहलोत ने जब ये कह दिया है कि मैं जा रहा हूं, तो वहां पर बड़ी जिम्मेदारी जो है सचिन पायलट के समर्थकों के ऊपर भी है, क्योंकि एक तो ये प्रार्थना सभा है और दूसरा जैसा कि कहा जा रहा है कि हो सकता है कि सचिन पायलट के विरोधी इस मंच का भी गलत प्रयोग कर लें और वहां पर अराजकता वाली स्थिति बनाने की कोशिश करें। हालांकि इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि सचिन पायलट के चाहने वाले जानते हैं कि ये स्वर्गीय राजेश पायलट की प्रार्थना सभा है और यहां पर सचिन पायलट की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। फिर भी अराजक तत्वों पर उन सभी लोगों को ध्यान रखना होगा जो सचिन पायलट को चाहते हैं, क्योंकि दौसा की धरती एक अलग तरह की धरती है। फिर भी ये मुलाकातों का दृश्य था जिसे लेकर काफी सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक में चर्चाएं रही, और जाहिर सी बात है कि कल जब अशोक गहलोत जा रहे हैं सचिन पायलट के साथ वहां, तो सारे
प्रांतीय और राष्ट्रीय मीडिया वहां पर होगा ये देखने के लिए, और अशोक गहलोत के लिए एक चांस है सचिन पायलट के द्वारा दिया गया कि उन्हें राजनीति करने का एक अवसर मिल रहा है, क्योंकि फिलहाल वो नेपथ्य में थे। हालांकि उनका 12 तारीख का कार्यक्रम जारी हो गया है उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जैसे इलाकों में जाने का, मगर सवाल उठता है कि सचिन पायलट अशोक गहलोत को साथ लेकर क्या पा रहे हैं और क्या खो रहे हैं, और अशोक गहलोत क्या पा रहे हैं, अशोक गहलोत क्या खो रहे हैं। इन चीजों पर चर्चा करने के बजाय ये सोचना चाहिए कि दोनों अगर साथ रहेंगे तो फिर कांग्रेस को क्या फायदा होगा। जब कांग्रेस को फायदा होगा तभी इन दोनों का फायदा हो सकता है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि भजन लाल शर्मा के लिए आप कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, भजन लाल शर्मा राजस्थान के सबसे लक्की बॉय हैं। और तभी 36 स्थानों पर चुनाव हुए, उसमें से 28 जगह भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई है। 28 जगह, 4 जगह निर्दलीय जीत के आए हैं, और कांग्रेस 3 या 4 जगह मुश्किल से आई है, वो भी बड़े कम अंतर से। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम जनता के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, महिला के लिए, राजस्थान की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। ये तो भाषण है, लेकिन देखिए आप कितना भी छाती पीट लीजिए, मगर लोकतंत्र में इसी से तय होता है कि जनता आपके साथ है या नहीं है। और 36 में से 28 जगह अगर बीजेपी जीत कर आती है और 2-3 जगहों पर कांग्रेस सिमट के रह जाती है, सीधे 15 सीटें थी वहां से 28 बीजेपी ले जाती है, निर्दलीय जितने हैं उतने ही कांग्रेस जीत के आती है, तो समझिए कांग्रेस की स्थिति कितनी खराब है। आप राजस्थान मॉडल को लेकर छपवाते रहिए अखबार में, मगर मॉडल जमीन पर कहीं नहीं है। और बीजेपी की जड़ें इतनी गहरी होती जा रही है कि मध्य प्रदेश के मॉडल पर अगर राजस्थान चल निकला तो राघव, वित्त मंत्री राघव जी वाला 6 कांड और व्यापम जैसा घोटाला भी शिवराज सरकार को हिला नहीं पाया था, तो भजनलाल सरकार को हिला नहीं पाएगा, चाहे जितनी समस्याएं आप गिना लीजिए, क्योंकि इनका संगठन मजबूत होता जा रहा है। हर इलाके में जीत इनकी होती जा रही है। जब लक्ष्मणगढ़ में जीत रहे हैं, श्रीगंगानगर में जीत रहे हैं, तो समझिए आप इनकी जीत की भूख कैसे कांग्रेस की तुलना में कहीं ज्यादा दिखाई देती है। वैसे खींवसर में कहा जा रहा है कि आरएलपी ने भी एक सीट जीती है, मगर बड़ी तस्वीर यही है कि भजनलाल शर्मा किस्मत के बुलंद हैं। जो परिणाम सामने आए हैं, क्योंकि लोकतंत्र में लोकप्रियता मापने का एकमात्र यही पैमाना होता है, और इसी पैमाने पर हम चर्चा भी कर सकते हैं। उस पैमाने पर भजनलाल शर्मा खड़ा उतरे हैं। अब देखिए, मैं बात इसलिए कर रहा था कि गुर्जर आंदोलन हुआ। गुर्जर आंदोलन क्या सोची समझी राजनीति का हिस्सा था? लोग कह रहे हैं। जब 11 जून को ये होना था, तो उसके ठीक पहले 8 जून को इस तरह से इतनी बड़ी सभा बुलाना और फटाफट सरकार द्वारा मांगे मान लेना, और कुछ बच्चों को ले जाकर रेलवे ट्रैक पर खड़ा करना, और फिर सचिन पायलट से सवाल उठाना सोशल मीडिया पर भी अपने लोगों के द्वारा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, क्या ये कोई साजिश का हिस्सा था? क्या बार बार सचिन पायलट के विरोधियों द्वारा उन्हें जाति की परिधि में रखने की नाकाम कोशिश जारी है? पता नहीं, मगर गुर्जर युवकों को समझना पड़ेगा कि भावुकता से काम नहीं चलेगा। अब जब रेलवे मुकदमा दर्ज कर रही है, जैसा कि अखबारों में हमने पढ़ा, तो ये दर्द होता है, क्योंकि ये भावुक बच्चे हैं जो समझते नहीं हैं, और मुकदमे में फंसकर कई लोग परेशान हैं लंबे समय से। उन्हीं के मुकदमों का हल निकालने के लिए तो एक मांग थी कई मांगों में से, और उन पर फिर मुकदमा हो जाए तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। पर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़, उनकी जो थ्योरी थी वो इतनी हास्यास्पद थी
कि शायद अपने घर वालों से जाकर पूछें कि विश्वास करोगे इस थ्योरी पर, तो वो भी हंस देंगे इनके सामने। उन्होंने कहा क्या जो ट्रेन रोकी गई वो अशोक गहलोत सचिन पायलट की मुलाकात का नतीजा था। सचिन पायलट की एक लंबी राजनीति की छवि रही है, एक दौर रहा है जिसमें कभी भी कहीं भी इस तरह की हरकतें नहीं दिखाई दी है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये बेहद सस्ता आरोप था जिस पर शायद वही विश्वास नहीं कर पाए। मगर बीजेपी में एक खौफ है, बीजेपी में एक खौफ है कि अगर ये दोनों बड़े नेता साथ आ जाते हैं तो प्रभाव तो पड़ेगा। इस बात को जो भी कल जा रहे हैं उन्हें ध्यान में रखना होगा कि जब ट्रेन के आगे कुछ गुजर युवक आ जाते हैं और इसे सचिन पायलट की अशोक गहलोत से मुलाकात के साथ जोड़कर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रखते हैं तो समझिए कितनी सावधानी की जरूरत है। पर हम बात क्यों कर रहे हैं मदन राठौड़ का? मदन राठौड़ की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने मदन राठौड़ से राजस्थान तक ने कल सवाल पूछा उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप आरएस की परीक्षा टलवाने के लिए जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं, जिन्हें एम्बुलेंसों में भर भर के अस्पताल में पहुंचाया जाए, इतनी भीषण गर्मी में बैठे हैं, उन्होंने कहा अच्छी खबर आने वाली है और हमने सरकार से बात की है, सरकार इस पर गंभीरता से चर्चा कर रही है। इधर आरपीएससी ने अपना नियम कानून जारी कर दिया है 17-18 जून की परीक्षा के लिए, डूज और डोंट्स। तो अब सवाल उठता है कि क्या इस तरह की तस्वीरें सरकार देख रही है? अब तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी पत्र लिख दिया है कि इस परीक्षा को आगे बढ़ाया जाए। सीएम साहब के नारे लगा रहे हैं, भजन लाल शर्मा जी के वहां पर पोस्टर लगा रखे हैं, जो पूर्व सैनिक है उसे भी भर्ती कराया गया अस्पताल में। तो हालात यहां पर ऐसे बन गए हैं। मगर क्या दो उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों की लंबी फेहरिस्त, अपने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, इन सब की सुनवाई नहीं हो पा रही है या फिर मसला कुछ और है? पता नहीं। जब करना है तो कर दीजिए, नहीं करना है तो मुझे लग रहा है कि सत्ता के सिर से ऐलान हो जाना चाहिए ये बच्चे क्यों मर रहे हैं यूनिवर्सिटी के गेट पर। ये भी किसी के बच्चे हैं, इनका भी ध्यान रखना चाहिए। लोकतंत्र में बातचीत का रास्ता खुला रहना चाहिए। पर बातचीत का रास्ता राजस्थान के दो बड़े नेताओं के बीच बंद हो गया, हनुमान बेनीवाल और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। बंद हो गया वो तो ठीक था, क्योंकि दोनों ने एक साथ मिलकर कई आंदोलन किए हैं। अब इन दोनों को मैं देखता हूं एक दूसरे के खिलाफ बोलते हुए तो अच्छा तो नहीं लगता है। हनुमान बेनीवाल निकले थे सब इंस्पेक्टर परीक्षा रद्द कराने के लिए, आंदोलन करने के लिए। राज्य भर के सभी जाति और धर्म के युवा इनके साथ थे। अब पता नहीं बोलते बोलते कुछ चले जाते हैं लोग, माइक लेकर ये बोल जाते हैं, राजपूत युवा नाराज हो गए, फिर बेवजह सचिन पायलट को लपेट लिए, उनके समर्थक नाराज हो गए, फिर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के खिलाफ बोलने लगे, उनके समर्थक नाराज हो गए। मुझे लग रहा है कि मुद्दे से भटकना नहीं चाहिए। हनुमान बेनीवाल के लिए एक बड़ा मौका था और राजस्थान में वो बेहद लोकप्रिय नेता हैं, उनके फॉलोअर राज्य के हर कोने में हैं, हर जाति में हैं, उन्हें इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जब आंदोलन कर रहे थे पेपर लीक के खिलाफ तो उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हनुमान बेनीवाल क्यों नहीं मेरे साथ आकर बैठ रहे हैं, और चले भी गए धरने पर तो ठीक है, अब चले गए। अब इस तरह से सवाल उठाने पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी चुप नहीं बैठने वाले। उन्होंने कहा कि 6 लोग धरने पर थे, एक वो मिल जाते तो 7 हो जाते, और क्या। उनके समर्थक लिख रहे हैं कि 1 घंटे के लिए आते हैं धरने पर, वहां हंसी मजाक करते हैं, भाषण देते चले जाते हैं। तो इस तरह से आपस में लड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा प्रभावित हो रहा है। लड़ाई हनुमान बेनीवाल और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की नहीं है, दोनों ही मिलकर लड़ रहे हैं सब इंस्पेक्टर परीक्षा के खिलाफ। बाबा लंबे समय तक आंदोलन किए, अब सरकार में हैं तो एक जिम्मेदारी बनती है, बयान खूब देते हैं, ऐसी बात नहीं कि बयान नहीं देते हैं। और हनुमान बेनीवाल विपक्ष में है और विपक्ष में अपनी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि दोनों नेताओं को एक दूसरे के खिलाफ बोलने से परहेज करना चाहिए। बेवजह हनुमान बेनीवाल
सचिन पायलट भी टूट पड़ते हैं। अब उनके हाथ में क्या है जो वो बोलें, अब उनके साथ वो आकर बैठ नहीं सकते। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ जो हनुमान बेनीवाल बोलते हैं, तो फिर सचिन पायलट से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बगल में आकर वो बैठें। और पूरा का पूरा पेपर लीक का आंदोलन ही अशोक गहलोत के राज के खिलाफ है। इसलिए मुझे लग रहा है कि हनुमान बेनीवाल का लिए एक बड़ा मौका है कि सभी जातियों के युवाओं को जोड़ें और पार्टी के संगठन को मजबूत करें। ये मौका उन्हें जनता ने दिया है और उनकी मेहनत की वजह से, क्योंकि इतना लंबा आंदोलन कोई नहीं करता है, इतनी बड़ी रैली भी पब्लिक कॉज के लिए, युवाओं के लिए कोई नहीं करता है। इतनी सारी अच्छाइयों के बावजूद अगर इस तरह से आपस में लड़ते रहें तो फिर ये मामला जो है वो डाइल्यूट हो जाता है। मुझे लगता है कि बचना चाहिए हनुमान बेनीवाल को, और जो मुद्दा है, जो फोकस है, उसी पर रखना चाहिए, क्योंकि सब इंस्पेक्टर जांच में अभी तो कुछ खुलासा हुआ ही नहीं है, बड़े बड़े खुलासे होने बाकी है। उसने कहा कि 7 और हमने दिए हैं, 7 नए सब इंस्पेक्टर, ट्रेनी सब इंस्पेक्टर का नाम आने वाला है, मगर 7 नहीं, ये 77 भी हो सकते हैं। इसलिए इस मसले को पकड़ के रखना चाहिए और लोगों को भरोसा है हनुमान बेनीवाल पर, इसीलिए उम्मीद भी रखे हुए हैं। आज वो लौट आए हैं और फिर से धरना स्थल पर शाम को बातचीत करेंगे, लोगों से मिलेंगे, और सबकी नज़रें अब कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर भी है कि कोर्ट क्या फैसला देता है, क्योंकि सरकार ने अब इस गेंद को कोर्ट के पाले में डाल दिया है। हमारी नज़र एसओजी पर है और एसओजी पर लगातार हम दबाव डाले रहेंगे कि ये जांच फेयर तरीके से हो और जल्दी हो। आप देखिए राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।